नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और दाव। दरअसल एक और दाव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने लगाया था लाडली बहनों के नाम पर प्रति माह 1,000 रुपये देने का। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहनों को हर महीने की 10 तारीख पर 1,000 रुपये मिलने का काम शुरू हो गया है। अब दूसरा उनका मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, जिसमें 8,70,000 से अधिक युवाओं का रोजगार के लिए पंजीयन हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कुछ इस तरह का है कि जो बच्चे 12वीं कक्षा जिन्होंने पास की है उनको सरकार काम करना सिखाएगी, यानी ट्रेनिंग देगी उनको काम सीखने की, और 8,000 रुपये उनको स्टाइपेंड मिलेगा। जो बच्चे ITI पास कर चुके हैं उनको 8,500 रुपये दिए जाएंगे काम सीखने के, यानी उनका एक तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। और डिप्लोमा पास विद्यार्थियों को या बच्चों को, युवाओं को 9,000 रुपये मिलेंगे हर महीने काम सीखने के, काम भी सिखाएंगे और पैसे भी मिलेंगे। और चौथा जो मामला है वो ये कि जो युवा BA या जो जिनने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, उनको सरकार 10,000 रुपये महीना देगी और काम सीखने की ट्रेनिंग भी देगी। ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक लाडली बहनों के बाद माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी जो आंकड़े हमको मिले हैं वो 8,70,000 युवाओं का इसमें पंजीयन हो चुका है, जिनको सरकार काम भी सिखाएगी और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपये तक का पैसा भी देगी। अगर हम पिछली बात करें तो 2023 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर थी वो 3.7% थी, और इसमें सरकार ने दावा किया था कि केंद्र और राज्य सरकार की जो स्वरोजगार योजना है उसके चलते मध्य प्रदेश में 13 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। ये जो दावे हैं इसके हिसाब से 67,000 करोड़ रुपए की स्वरोजगार योजनाएं जो युवाओं को दी गई थी उनसे लाभान्वित हुए थे। तो बड़ा आंकड़ा है, बड़ा दाव है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में शिव का एक और दाव जो चुनाव में सरकार को लौटाने में, वापसी कराने में मदद कर सकता है। विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी स्काइप पर रहेंगे। इसके बाद दिल्ली NCR से जुड़ेंगे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह परमार जी, और ग्रामीण क्षेत्र के विशेषज्ञ जुड़ेंगे टेलीफोन लाइन पर रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपसे, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही। दरअसल हमने जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के नाम से योजना शुरू की थी कि हर महीने उनको 1,000 रुपये देंगे, तब IND24 ने कहा था कि ये सियासत में इस बार मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तब अनुमान कम था कि शायद उसका असर कितना होगा, कितना पता नहीं, लेकिन उसके असर बड़े पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह हमारा ये मानना है कि जो युवाओं को काम करने की बात हो रही है कि वो स्टाइपेंड भी उनको मिलेगा 8,000 से लेकर 10,000 रुपये महीने तक का, वो संख्या पंजीकृत हुई है 8,70,000। इसमें सबसे खास बात यह है कि 16,537 ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार की ट्रेनिंग मिलेगी, सरकार उनको स्टाइपेंड देगी, और बाद में जब वो स्किल्ड हो जाएंगे, कामकाज के जानकार हो जाएंगे, तब कंपनियां उनको नौकरी पर भी रख सकती हैं। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो अपना खुद का रोजगार करेंगे, सरकार उनको लोन दे सकती है। इसके अलावा तीसरा विकल्प ये होगा कि वो अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं। तो ये 3 विकल्प हैं। आपकी राय, जो सरकार ने लाडली बहनों वाला काम शुरू किया था, चुनाव की दृष्टि से ये युवाओं को रोजगार देने का जो मामला है, ये कितना कारगर होता हुआ दिखता है? देवदत्त जी, आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में राजनीति का रोमांच शुरू हो गया। जैसे क्रिकेट में अंतिम ओवर में जो होता है ना, चौके छक्के मारो, वैसा वाला काम शिवराज जी कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी जो गरीब बहनों के लिए तो एक संबल मिला, और जो सर्वे रिपोर्टें जो 3-4 महीने पहले आ रही थी लाडली बहना योजना के बाद, उसमें कुछ उनका सुधार हुआ। तो उन्होंने एक और जो युवा, क्योंकि इस समय सर्वाधिक बेरोजगार की समस्या है जो समाज में, परिवारों में, और युवा देश है भारत, और प्रदेश भी युवा है, तो युवाओं की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी था। क्योंकि चुनाव में एक युवा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बुजुर्ग लोग तो घर में बैठी बातें करते हैं या थोड़ा मोहल्ले तक, लेकिन युवा पूरे शहर में घूमता है, माहौल बनाता है, वही जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, वही
वोट डलवाता, तो उसकी मना स्थिति, कहते हैं ना, युवा वायु का उल्टा है, जिधर युवा उधर की वायु बनती है। तो ये शिवराज जी चूंकि चौथे बार के मुख्यमंत्री थे, तो उनको ये अनुभव है कि कब किस चाबी को कैसे घुमाया जाए, कैसे वातावरण को अनुकूल बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को और अब युवाओं को उन्होंने किया है, किसानों को भी पहले वो कर चुके हैं। बस यही है कि इसके माध्यम से ये रोजगार पा जाए युवा, और उनको एक सीखने का मौका मिले, भविष्य में और रोजगार मिले, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां तो सीमित होती जा रही हैं। अब तो सेवानिवृत्ति कुर्सी के साथ हो जाती है, तो सरकारी नौकरी में सभी को एडजस्ट करना मुश्किल है। स्वरोजगार की तरफ मोड़ना या बिल्कुल। उनको एक तरह से दक्ष देवदत्त जी, बनाना। आज आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का एक तरह से फॉर्मल उद्घाटन भी किया है, औपचारिक आगाज भी किया है। आपकी बातचीत जैसी खत्म होगी वैसे हम वो भी सुनेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस योजना पर हम बात कर रहे हैं उसमें कहा क्या है। पहले आपकी बात पूरी हो जाए। जी जी, तो वही है कि अनुभवी जो नेता होते हैं वे समय के हिसाब से अपने निर्णय लेते हैं, और इस समय मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस भी सक्रिय है, आक्रामक है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को और ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत थी बिल्कुल। कि हम कुछ और दें, कुछ और दें, और उसी पे लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं चल रही हैं। बिल्कुल। और जी, बिल्कुल देवदत्त जी, मैं आपसे और भी इस पर मुद्दे पर बात करूंगा। हमारे साथ नागेंद्र भी जुड़े हैं और रमेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। शिक्षा ज्ञान तो देती ही है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ नागरिकता के संस्कार भी दे और कौशल भी दे। यह शिक्षा का उद्देश्य है। इस साल 15 अगस्त को मैंने ये अनाउंस किया था कि हम 1 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। 60,000 लगभग हम दे चुके हैं और बाकी प्रक्रिया जारी है। मैंने कहा, जो आपने सुना, चिड़िया अपने बच्चों को पंख देती है, घोंसला नहीं देती, ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। और इसलिए ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम मजबूत बनेंगे, अपने पैरों पे खड़े होके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प है। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 16,744 कंपनियां पंजीकृत हो चुकी हैं। हमारी कोशिश होगी ये लाखों अनुबंध हो जाएं स्वीकृत। मैं तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा और तुम्हें कभी निराश होने नहीं दूंगा। प्रगति और विकास को भी मिलेगी नई रफ्तार। तो नागेंद्र जी, आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाषण भी सुना। आज उन्होंने इस योजना का औपचारिक शुभारंभ भी किया है और कहा कि 16,700 से अधिक कंपनियों ने पंजीकृत भी खुद को कराया, ताकि जो बच्चे, जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, जिनको जो डिप्लोमाधारी हैं, जो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, जो स्नातक हैं, अगर वो स्किल्ड बनते हैं, वो कामकाज के जानकार बनते हैं, तो सरकार, कंपनियां उनको अपने यहाँ रोजगार भी देगी। और इसमें 8,70,000 ऐसे युवाओं को पंजीकृत किया है जो इस योजना का लाभ लेकर नौकरी भी करेंगे। उनको योजना के कामकाज तक 8 से लेकर 10,000 रुपये तक का स्टाइपेंड भी उनको मिलेगा। आपकी राय, इस योजना को आप दिल्ली से बैठकर किस ढंग से देखते हैं? मुख्यमंत्री की ये योजना निश्चित तौर पे सराहनीय है और मैं तो कहूंगा कि ये आगे आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। अगर ब्यूरोक्रेसी से सही तरीके से लागू कर पाई और मुख्यमंत्री का सही निर्देशन इसे मिलता रहा, तो देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब देश के अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाएंगे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, दिल्ली एनसीआर से, ये कंपनियों का हब है, जहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, जहाँ विभिन्न तरह की बड़ी बड़ी सारी बड़ी कंपनियां हैं और मैं ट्रेनिंग के वास्ते जाता भी हूँ ज्यादातर कंपनियों में। देखिए, आज शिक्षा से के साथ साथ सबसे बड़ी जो जरूरत है वो हुनरमंद होने की है। सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चलेगा। जब तक आप हुनरमंद नहीं है और स्पेशलाइजेशन नहीं है आपके पास में, तो फिर आपका शिक्षित होना कोई ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं रह जाता है करने के लिए। और अगर अब बात की जाए तो उत्तर भारत में आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसी चीजें हैं
उसमें बच्चों का रुझान बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से आप ये देखिए वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो और कारपेंटर हो, इनके इस क्षेत्र में निरंतर युवाओं की कमी कंपनियां महसूस करती हैं करने के लिए। और बड़ी बड़ी कंपनियां बीटेक के मुकाबले, ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात करूं, बीटेक के मुकाबले आई को, पॉलिटेक्निक वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, लेकिन वो उन्हें मिलते नहीं है। ये दक्षता वाली जो योजना जो लगाई है मुख्यमंत्री जी ने, ये निश्चित रूप से अगर एक बार कोई भी एक विद्यार्थी है, कोई भी एक बच्चा स्किल्ड हो जाता है, तो उसे किसी नौकरी के, आजकल इतने अवसर है हर क्षेत्र में काम करने के, कि अगर उसे किसी तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं भी मिलती है तो वो खुद काम करके अपनी आजीविका बहुत अच्छी तरह चला सकता है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में जहाँ 400 से 500 लोग काम करते हैं जिस कंपनी में, उसके असिस्टेंट मैनेजर की जो तनख्वाह होती है, वही करीब करीब इतनी ही कमाई एक दक्ष जो एसी रिपेयरिंग करने वाला, एसी मैकेनिक है, वो कमा लेता है। ये स्थिति है करने के लिए। और अगर इसी तरीके से स्किल होते रहेंगे बच्चे, तो उनके पास काम करने के बहुत अपूर्व अवसर है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी की ये योजना है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है कि देखिए हर राज्य को ये योजना अपनानी पड़ेगी। आजकल हो ये रहा है कि जब एक राज्य के बच्चे के पास स्किल्ड होने के लिए कोई साधन संसाधन नहीं है, तो दूसरे राज्यों के स्किल्ड बच्चे आते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें फिर ये विरोधाभास नजर आता है कि राज्य में एक आवाज उठती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा। कंपनी हमेशा कॉस्ट कटिंग के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है, लेकिन जब तक वो दक्ष नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो कंपनी उन्हें कैसे रख लेगी। मैं हरियाणा का उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जहाँ एक कानून पारित करना पड़ा राज्य सरकार को कि स्थानीय रूप से रोजगार के लिए 70% रोजगार कंपनियों को लेना होगा, स्थानीय लोगों को लेना होगा, लेकिन जब तक स्किल्ड की संख्या नहीं मिलती, बात वहीं आके अटकती है, तो फिर कंपनी उन्हें कैसे लेगी। तो मैं तो इसमें बहुत आशापूर्ण दृष्टि से इसको देखता हूँ, और ये मास्टर स्ट्रोक देखता हूँ मुख्यमंत्री जी का युवाओं के लिए। बिल्कुल, आपने जो कहा कि जो कंपनियां जिस राज्य में खुलती है, सरकार उनसे अनुबंध तो करती है कि 50% 70% स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार मिले, लेकिन दिक्कत आती है कि अगर वो कामकाज नहीं जानते तो कंपनियां फिर अनाड़ी जो श्रमिकों को कैसे काम देगी। लेकिन ये जो योजना है कौशल विकास वाली, कहीं ना कहीं ये बेहतर काम करेगी। मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश सिंह जी, आपकी इसमें क्या राय है? राघवेंद्र जी, मैं इसमें एक फैक्टर और जोड़ना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कंपनियों के साथ समझौते करवाए हैं, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ी है, आधारभूत संरचना बढ़ी है, तो उससे बहुत सारे क्षेत्रों में मांग बढ़ी है प्रशिक्षित और अनुभवी कारीगरों की। मैं आपको बताऊं, लकड़ी और लोहा भवन निर्माण के कारीगरों की इतनी कमी है ग्रामीण क्षेत्र में कि अगर सरकार इसमें प्रशिक्षण दे, आधुनिक तकनीकी इन चीजों में आजकल बहुत ज्यादा उपयोग हो रही है, सीएनसी की टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और इससे बेहतरीन किस्म के कलात्मक उत्पादन बनते हैं, लेकिन इनको बनाने वाले कारीगरों की इतनी कमी है कि लोगों को मजबूरन शहरों की तरफ जाना पड़ता है इनको खरीदने के लिए। सरकार इनको इन मामलों में प्रशिक्षण दे तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लड़के हैं उनमें इतनी संभावनाएं हैं कि वो लाखों रुपए साल भर में लाखों का टर्नओवर ले सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि एक बार प्रशिक्षित होकर काम करने लगे, अनुभव हो जाए, तो धीरे धीरे उनमें इतनी दक्षता आ जाती है कि वो एक लघु और मध्यम उद्योग के रूप में इसे स्थापित कर सकता। अच्छा, ये एक छोटा सा क्षेत्र है। मैं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में और संभावनाएं है, जैसे डेयरी उद्योग है। डेयरी उद्योग अगर सरकार इसमें अच्छी किस्म की नस्ल के जानवरों को और इसमें बहुत बारीक प्रशिक्षण दे, तो आज दूध और घी की इतनी कमी शहरों में भी और गाँव में भी, आज कोई भी जानवर नहीं पालता। अगर इस क्षेत्र में सरकार प्रशिक्षण दे तो गांवों की जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार को कृषि अर्थव्यवस्था में लघु और मध्यम औद्योगिकता की मानसिकता के तहत ऐसे प्रशिक्षण देने चाहिए, जैसे रेशम उद्योग है या और भी दूसरे ऐसे उत्पादन है जो अनाज से हटके है। अगर उन सरकार प्रशिक्षण दे, प्रोत्साहन दे, लोन दे, उनको आर्थिक मदद करे, तो इससे कृषि अर्थव्यवस्था में जो
अनाजों में जो रिस्क रहती है वो रिस्क कवर होती है, आय बढ़ती है, लोगों की जब आय बढ़ती है तो उनकी डिफरेंट टाइप की चीजों रमेश सिंह जी, दरअसल ये जो पारंपरिक श्रमिकों की जो स्थितियां वो तो अपनी जगह है, उसके जरिए सरकार कोशिश करती है और लोग भी, लेकिन अब जो नया दौर है उसमें शहरों में और देहात में भी निर्माण कार्य, जैसा आपने कहा, बहुत तेजी से चल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री योजना के तहत गांव बन रहे हैं, पंचायतों में जो घर बन रहे हैं, उसके लिए भी कारीगरों की जरूरत है, खिड़की दरवाजे बनाने वालों की जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है। शहरों की बात करें तो देवदत्त जी, बहुत बड़ी तादाद में मल्टी स्टोरी है, हाई राइज बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंगों में, ऐसे कैंपस में जो कवर्ड कैंपस होते हैं, वहाँ प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इसके अलावा दूसरे कारीगर चाहिए जो काम करते हो, वेल्डिंग का काम करते हो, इसके अलावा लकड़ी का जो कारीगर है वो काम करते हो। तो कहीं ना कहीं सरकार, और मैं एक चीज़ में और जोड़ूंगा कि बड़ी तादाद में गाड़ियां बाजार में हैं, बसेस बाजार में हैं, डंपर बाजार में हैं। तो आप देखिए कि मैकेनिक जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत है, ड्राइवर को की ज़रूरत है। तो अगर इस पूरे मामले में गांव से लेकर शहरों के बीच की बात करें तो निर्माण कार्यों की बड़ी श्रृंखला चल रही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लेकर जो प्राइवेट सेक्टर में काम चल रहा है, वहां अगर सरकार जो कौशल विकास की बात कर रही है, इस पर अगर काम गंभीरता से होता है, जैसा शुरुआत में कहा था आपने भी और नागेंद्र जी ने, कि अगर नौकरशाही इसमें मदद करती है तो परिणाम बहुत बेहतर आ सकते हैं। जरूरत बहुत ज़्यादा है हर क्षेत्र में, लेकिन श्रमिक नहीं मिलते, जानकार नहीं मिलते। देवदत्त जी, आपकी राय? बिल्कुल, दक्ष श्रमिक मिलना बड़ी मुश्किल है और कई बार लाइन लगती है कि उन्होंने कहा अभी हम, मान लो गर्मी आई और कूलर ही सुधरवाना है, तो वो कहता अभी तो हम 3 जगह और जाना है, आप यहाँ शाम तक आ पाएंगे या मैं कल आऊँगा। तो जब दक्ष लोग बहुत सारे मिलेंगे तो उनको काम भी बहुत मिलेगा। लेकिन होता वही है राघवन जी, कई बार जो मंशा होती है उसके अनुसार क्रियान्वयन में बड़ी दिक्कतें जाती हैं। कई चीज़ों में हम देखते हैं कि कहने में, भाषणों में बहुत अच्छी लगती चीज़ें, लेकिन जब व्यवहारिक धरातल पे जाओ तो बहुत दिक्कतें जाती हैं। तो अफसरशाही वाकई में यदि इसमें सहयोग करे तो ये बहुत अच्छी योजना है। ये हर युवा काम चाहता है और जितने युवाओं को काम मिलेगा उसकी सुविधा भी बढ़ेगी सबको। एक तरह से क्यों नहीं लगेगी, लोगों को तुरंत सेवाएं मिलेंगी। और इतने काम हैं कि जितनी जनसंख्या बढ़ गई उतने काम बढ़ गए। हर सीजन के हिसाब से काम बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे कि दीपावली आ रही है तो फिर ये सीजन समाप्त होगा तो रंग पुताई से लेके पेंटिंग और घरों की जो रिपेयरिंग होती है, इतनी टूट फूट होती है, बहुत सारे काम हैं। छोटे छोटे काम, गाड़ियाँ इतनी है, कई बार मैकेनिक के जाओ तो वो कहता कल आना आप लेने, किसी को टाइम है नहीं कि गाड़ी छोड़ के वो जा सके। तो मुझे लगता है कि इनका एक मार्केट भी व्यवस्थित करना चाहिए और एक सूची होना चाहिए सार्वजनिक कि इस प्लम्बर का ये नंबर है, इतने प्लम्बरों का ये वाहन आपके घर से ले जाके सुधार दे। ऐसी कुछ और व्यवस्था करे तो मुझे लगता है ये सबके लिए सुविधा होगा। बिल्कुल, यानी सरकार कोई एक एजेंसी बनाए जहां एक तरह के भरोसेमंद काम करने वाले लोग हों और प्राइवेट सेक्टर में मदद कर सकता, बड़े पैमाने पर काम हो सकता है। इसमें जो संगठित क्षेत्र हैं वो भी काम करें और सरकार उनकी मदद करे। खासतौर से नागेंद्र जी, जो युवा काम करना सीख गए हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार बैंक लोन दिलाकर उनको अपना काम शुरू करा सकते हैं। उसमें कुछ युवा ऐसे समूह बना सकते हैं जो अपने समूह बनाकर इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें, चाहे वो मैकेनिक की हो, चाहे वो वेल्डिंग वालों की हो, लकड़ी वालों की हो, कारपेंटर की हो या इलेक्ट्रीशियन की हो। ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां गांव से लेकर शहरों तक बहुत डिमांड है और लोगों की बड़ी कमी है। आपकी राय? सही कहा आपने। देखिए, कोरोना के बाद में इस देश में जितने स्टार्टअप शुरू हुए, अगर हम उनमें भी संख्या देखें तो उनमें सारे ज्यादातर स्टार्टअप में बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोगों ने वो शुरू नहीं किए, वो स्किल्ड युवाओं ने शुरू किया है इसको, जो शायद शैक्षिक डिग्री के हिसाब से तो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो हुनरमंद थे करने के लिए। और जैसा कि बात हो रही है, वेल्डर, फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ये ऐसी स्किल्स हैं जिनको करने के बाद इस देश में व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता। लोग गांवों से शहर क्यों आते हैं कंपनियों में काम करने? क्योंकि कंपनी, अगर आप कुछ भी काम नहीं जानते हो तो भी आपका सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू लेके ये देखते हैं कि क्या आप वो काम सीख पाएंगे जो कंपनी चाहती है। और कंपनी उन्हें कम तनख्वाह देती, शुरू में वो काम सिखाती है 4-6 महीने, और उसके बाद उनकी तनख्वाह बना के उनको क्षेत्र में लगाते, स्किल्ड कर देती है। जब एक आदमी स्किल्ड हो जाएगा, यही अगर पैरामीटर और इसी तरह की चीज उनको स्थानीय लोगों को वहीं मिलने लग जाएगी, स्किल्ड कर दिया जाएगा, तो वो वहां भी अपने कमाने के अवसर ढूंढ लेंगे उसमें।
कोई बात ही नहीं है कमाने के लिए, करने के लिए। क्योंकि आज तो चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सब जगह कमाने के समान अवसर है। अगर आप में दक्षता है, आप में अगर कौशल है और अगर आप हुनरमंद है, तो ये 3 चीजें हैं आप में, तो आप अब देश के किसी भी कोने में जाके अपनी आजीविका बहुत अच्छी तरह चला। जी, दरअसल हमने जो बीच में जिक्र किया था कि बड़े पैमाने पर परिवहन के साधन बाजार में आ गए हैं। जेसीबी मशीन आ गई बहुत बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी डिमांड है कि जो जेसीबी कंपनियां बनाती है वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। डंपर बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों पर हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, बसें हैं, 4 व्हीलर के लिए ड्राइवर नहीं मिलते। ये तो हुआ एक तरह से का वो मामला जिसमें जो ड्राइवर 12वीं पास होंगे, 10वीं पास होंगे, लेकिन जो स्किल्ड लेबर जब बन जाएगी, लेबर शब्द का इस्तेमाल, कौशल की हम बात करें तो जो लोग समूह बना के काम कर सकते हैं, आपने कहा कि स्टार्टअप, तो कहीं ना कहीं उसकी भी जरूरत है और सरकार उसमें मदद करे तो बड़े पैमाने पर भारत के युवा इस काम को कर सकते हैं और बेरोजगारी की जो एक तरह का दबाव वो घट सकता है। नागेंद्र जी। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है, देखिए शहरों और कस्बों में जो प्लेसमेंट एजेंसियां वो क्या कर रही है, वो यही कर रही है। वो रोजगार कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके और जो युवा है बेरोजगार, उनमें स्किल देख के उनको उस हिसाब से वहाँ कंपनियों को देते हैं। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है या प्लेसमेंट एजेंसी है, उनका भी काम यही है। और ड्राइवर, एसी रिपेयरिंग, गाड़ी को रिपेयरिंग करने वाला, जमाना ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरियां मिले, प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरी की जरूरत है। मैं रमेश सिंह जी के पास आऊंगा। रमेश जी, जिस तरह से चीन में काम हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, लेकिन वहां चीन के जो लोग हैं वो छोटे छोटे बल्ब बनाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और वो इतने बड़े पैमाने पर करते हैं कि भारत में उसकी आपूर्ति करते हैं। चाहे वो दिवाली का मामला, तो देखिए आप, चीन से हमारे यहाँ बिजली की लड़ाई आती है, बहुत सारे ऐसे हैं, भगवान की मूर्तियाँ आती है, लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी चीन से हमको आती है, प्लास्टिक की या मिट्टी की बनी हुई। तो कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत है कि जो भारत के युवा हैं, सरकार उनको कौशल विकास उनका करके और समूह बनाकर स्टार्टअप, और ये काम प्राइवेट सेक्टर के लोग कर सकते हैं। सरकार की भूमिका सिर्फ इतनी होगी कि वो इनको एक तरह का प्लेटफॉर्म दे दे। आपकी संक्षेप में छोटी सी राय। राघवेंद्र जी, आपने चीन का उदाहरण दिया, तो चीन में ये जो स्वरोजगार है, मेरे ख्याल से नागेंद्र जी कुछ कहना चाह रहा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी नागेंद्र जी। मैं एक और जिक्र करना चाहता हूँ सर, कि पिछले कुछ सालों में सहकारिता के विभाग में सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुपों की स्टार्ट करी, महिलाओं के लिए शुरुआत करी थी। और अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का भाषण होता, 10 करोड़ महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के जुड़ के, और ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बाई क्षेत्रों में भी फसल, सब्जी और पापड़ और मोमबत्तियां, माचिस, अलग अलग तरह की चीजें करके 10 करोड़ महिलाएं जुड़ के अपने रोजगार को चला रही, जुड़ के और अपना काम कर रही है। अगर मेरे को जहाँ तक मेरे आंकड़े का पता। जी रमेश जी, अपनी बात पूरी करें। राघवेंद्र जी, आपने चीन का उदाहरण दिया था। चीन की सरकार ने इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता पर रख के फोकस किया था। हमारे यहाँ विडंबना के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बेरोजगारी का वो दम भरती हम रोजगार देंगे, लेकिन इस पर फोकस कभी नहीं किया। भले ही चुनाव के कारण हो, लेकिन पहली बार सरकार शिवराज जी इस पर फोकस कर रहे हैं। और अगर ये फोकस इसी तरह बना रहा तो मैं आपको बता सकता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। मैं आपको बताऊं, पहले गांवों में रस्सी भी घर पे बनती थी, ये पलंग की निवार भी घर पे बनती थी। अब आज छोटी छोटी मशीनें, आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, छोटी छोटी मशीनें लाके लोग घर पे उत्पादन बहुत सारी चीजों का करके और रोजगार। अभी मैं आज की बात बताता हूँ आपको। जी संक्षेप में जल्दी से बात पूरी करें रमेश जी। वेयर हाउस में जो नायलॉन का धागा है, उसका एक गांव में अभी मैंने देखा उत्पादन होकर वो वेयर हाउस में सप्लाई कर रहा है और एक गांव के घर में कर रहा है। तो सरकार अगर इस पर फोकस करती है तो ये बेरोजगारी की समस्या का हद तक समाधान हो सकता है। बिल्कुल, सरकार ने चुनाव के समय भले इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन अगर ये रफ्तार बनी रही तो चुनाव के बाद भी सरकार में कोई भी आए, लेकिन अगर इस तरह के काम होंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो रोजगार देने में काफी मदद कर सकता है। क्योंकि सरकार के पास हर दिन नौकरियां घटती जा रही है, सरकार नौकरियां देने की स्थिति में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ही रोजगार ज्यादा दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान का ये एक तरह का चुनावी दाव है, ये रोजगार भी देगा और सरकार को या बीजेपी को वोट भी दिलाएगा। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। रमेश सिंह जी, आपका भी साधुवाद। दिग्गज जी, आपका भी। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।